हम बात आपसे लगातार करते हैं और लगातार एक बात कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ एक पर्पस, एक उद्देश्य इसके लिए स्थित है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अरस्तु कहता है। और अरस्तु कहता है इसलिए हम नहीं कहते हैं, यही फर्क है। हम अरस्तु कहता है इसलिए ये बात नहीं कहते, लेकिन हमें दिखती है ये बात, इसलिए हम कहते हैं। इस विषय पर अरस्तु से हमारा मतैक्य है। ऐसे बोला जाना चाहिए। यद्यपि लोग हंसेंगे इस बात को सुनकर, लेकिन हंसेंगे वही बेवकूफ जो सोच ही नहीं सकते। अगर आप सोचोगे तो सोचने की जो नियति है वो जाएगी तो सही तक। सोचने की कोई अन्य नियति हो ही कैसे सकती है? या तो आप सही सोचेंगे या गलत सोचेंगे। तो अगर आपने सही सोचा है तो जो पूर्व में सही सोच चुके हैं उनसे आपका मत ये तो होगा ही होगा, और आप भी वही जानेंगे जो उन्होंने जाना। लेकिन अब आपका ये जानना उस जानने से डिफरेंट है जिसको आपने इसलिए जाना कि कोई कहता था, इसलिए आपने कहने वाले की सामाजिक स्थिति के मद्देनजर उसके कहे गए को सिर्फ इसलिए सत्य जाना क्योंकि वो उसने कहा है और आपने उसे माना। अब ये मानकर जो जानना है और ये जो जानकर मानना है, ये दोनों बातें डिफरेंट होगी। इस बात को समझ लेना है। और अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो समझ में ना है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कल भी हम कह रहे थे कि आप इसलिए चीजों को मानते हैं क्योंकि किसी ने कहा कि ये मान लीजिए, जबकि इसलिए मानना चाहिए कि हमने जाना कि वो सही है। जब तक ये वृत्ति विकसित नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं होता। प्राकृतिक विधि आपको समझने में दिक्कत इसीलिए होती है, कुछ समझना ही नहीं है। सिर्फ विधि के मूल उद्देश्य को समझ लेना है। विधि का मूल उद्देश्य क्या है? व्यवस्था बनाना। व्यवस्था क्यों बनाना? ताकि शांति और प्रसन्नता ये कायम हो। शांति और प्रसन्नता क्यों कायम हो? क्योंकि ये ईश्वरीय योजना दिखती है। ये ईश्वरीय योजना क्यों दिखती है? क्योंकि निस्संदेह हमें भी ईश्वर ने बनाया है और प्रकृति, इसमें मौजूद पदार्थों को भी ईश्वर ने ही बनाया है। और ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था निर्धारित की कि वे पदार्थ न सिर्फ परस्पर अंतर संबंधित हैं, बल्कि वे इसलिए अंतर संबंधित हैं क्योंकि उसके बिना व्यवस्था संभव नहीं। और व्यवस्था संभव नहीं मीनिंग देयर भाई, उसके बिना वे पदार्थ उस पदार्थ के तौर पर दुनिया में रहें, यह असंभव है। ये आप ऑब्जर्वेशन जैसे ही करेंगे हेराक्लिटस की तरह आप इसी निष्कर्ष पर आएंगे कि प्रकृति पदार्थ नहीं है। प्रकृति पदार्थ जल, जंगल, जमीन,
ये प्रकृति नहीं है, ये पदार्थ है जो प्रकृति में मौजूद हैं। और ये शांत इसलिए है, शांत इसलिए मीनिंग देर भाई युगों से जल जंगल जमीन के तौर पर इनका अस्तित्व इसलिए बना हुआ है क्योंकि इनके बीच एक अंतर संबंध है और इनमें से किसी ने भी उस अंतर संबंध को डिस्टर्ब नहीं किया है। हमने जान लिया कि हम शांति और प्रसन्नता इसके साथ रहने के लिए ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। ऐसे विधि शास्त्रीय हम अध्ययन कर रहे हैं, दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अध्ययन नहीं कर रहे, इसलिए हम ये नहीं जानेंगे कि ईश्वर ने इस जगत को बनाया क्यों। उसने किसी लिए भी बनाया, ठीक है, अपनी प्रभुता उसके प्रदर्शन के लिए बनाया हो, किसी भी कारण से बनाया हो, लेकिन उसने जिस भी कारण से बनाया है उसने हमें यहां शांति और प्रसन्नता इसी के साथ रहने का आदेश दिया है। इतना तय, यही तो हेराक्लिटस ने जाना। और अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्या जानोगे? यही तो जानोगे, ठीक है। तो जो निर्धारित होता है वो निर्धारित यह होता है कि ईश्वरीय विधि ये क्या निर्देश दे रही है। ईश्वरीय विधि निर्देश दे रही है कि मानो शांति और प्रसन्नता इसके साथ रहे। अब सवाल उठेगा शांति और प्रसन्नता के साथ कैसे रहेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं किसी भी काम को करने की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, आपकी टेक्निक नोट्स बनाने की है, मेरी टेक्निक बात को समझ लेने की है, तीसरे की टेक्निक इंपॉर्टेंट पढ़ने की है सब टेक्निक। उद्देश्य एक है, परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करना। एक और बात हो सकती है कि अंक आए ना आए, ठीक है, विषय का ज्ञान, ठीक है, इसे हासिल करना, यह भी हो सकता है। तो अंतिम रूप से मानव की प्रसन्नता लक्ष्य है, शांति लक्ष्य है। और इस प्रसन्नता और शांति को कोई डिस्टर्ब न करे, इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण यह विधि का उद्देश्य है, ठीक है ना। विधि काय के लिए है? मानव आचरण को विनियमित इसे करने के लिए। मानव आचरण को विनियमित क्यों करना? मानव आचरण को विनियमित इसलिए करना कि शांति और व्यवस्था ये स्थापित हो सके। शांति और व्यवस्था स्थापित क्यों हो सके? इसलिए क्योंकि यही ईश्वरीय आदेश है। प्राकृतिक विधि की जो मूल अवधारणा है वो यही है, वो इसी को विधि कह रहा है, ठीक है। ये है विधि जिसे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में लॉ माना जाएगा। इस लॉ के अनुरूप हमें विधायन के माध्यम से, ठीक है, विधि को बनाना है। और अब ये जो विधायन के माध्यम से बनकर आएगी, ये तथ्य के तौर पर समाज में अनुभव की जाएगी और ये अमूर्त से मूर्त की ओर आ जाएगी। अभी तक ये अमूर्त थी, भौतिक तौर पर, ज्ञानेंद्रिय भौतिक तौर पर, यानी आंख, नाक, कान, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम इस विधि का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। या यूं कहें, ये जो इंपीरिकल वर्ल्ड है, ये जो अनुभवजन्य संसार है, इस संसार को अनुभवजन्य
कहते हैं दो प्रकार के संसार हैं, एक आपका भावों का संसार है और एक इंपिरिकल वर्ल्ड है, अनुभवजन्य संसार है। इसको अनुभवजन्य संसार कहते हैं क्योंकि यहां विषयों का ज्ञान, यहां वस्तुओं का ज्ञान आप अनुभव इससे प्राप्त करते हैं। ये ताला है, कैसे पता लगा? आंख ने बताया ये ताला है, इसलिए पता लगा ये ताला है। ये इंपिरिकल वर्ल्ड है। और जो आपके अंतस का संसार है वो इंपिरिकल नहीं है, वो अनुभव निरपेक्ष है। वहां जो कुछ होता है न उसे देखा जा सकता है, न उसे सुना जा सकता है, न उसे छुआ जा सकता है, न उसे ठीक है नष्ट किया जा सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो विधि पहले जन्मे की कहां? अनुभव निरपेक्ष संसार में पहले कहां जन्मी? अनुभव निरपेक्ष संसार में। और जो कुछ अनुभव निरपेक्ष संसार है या उसमें जो कुछ जन्मता है उसे आप तथ्य नहीं कहते हो। तथ्य किसका नाम है? तथ्य उस चीज का नाम है जो आप अनुभव करते हो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसे तथ्य कहते हो। उस अनुभव को तथ्य कहते हो जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आता है, उसे तथ्य कहते हो। ठीक है, तो तथ्य के तौर पर कानून ये बाद में आता है। कानून एकदम शुद्ध रूप में ये पहले आता है और कानून एकदम शुद्ध रूप में, उसी को नेचुरल लॉ कह रहे हैं। नेचुरल लॉ और कोई चीज ही नहीं, नेचुरल लॉ जो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध है। आप साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे। हीरा मौलिक तौर पर क्या है? कार्बन। वो मौलिक तौर पर क्या है? उसका मौलिक वर्गीकरण क्या है? कार्बन है। कोई कानून हो, मौलिक तौर पर क्या है? नेचुरल लॉ। प्रकृति में विधि, ठीक है, प्रकृति में विधि जिस रूप में पाई गई है अन्य विधियों को उसी के समान होना चाहिए। प्रकृति में विधि व्यवस्था बनाने के लिए पाई गई है क्योंकि व्यवस्था ही शांति को जन्म देगी, व्यवस्था ही प्रसन्नता को जन्म देगी। और शांति और प्रसन्नता क्यों? इसलिए क्योंकि वही ईश्वरी योजना है, वही ईश्वरी आदेश है। ठीक है, और ईश्वर का आदेश ये कल्याणकारी न हो ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है। इसलिए विधि का पालन यही श्रेष्ठ बात है, इसके अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर जिस विधि को हमने अनुभव किया है, अनुभव शब्द तो नहीं लाना चाहिए लेकिन क्योंकि अनुभव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, लेकिन फिर भी अब अनुभव के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड हमें मिल नहीं रहा है। इसलिए संदर्भ में हम अनुभव शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ये जो नेचुरल लॉ हमने अनुभव किया है, ठीक है, ये हमें निर्देश देता है कि हम इस प्रकार काम करें कि व्यवस्था बने, शांति स्थापित हो, प्रसन्नता आए। लेकिन ये कम लोग अनुभव कर सकते हैं। ये मूल लक्ष्य है, ये प्राकृतिक विधि का आदेश है। लेकिन अब समस्या पैदा हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति उतना जागरूक नहीं है कि वो ये जान सके कि विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में, ठीक है, समाज में वो जिन परिस्थितियों को फेस कर रहा है, उस विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में वो इस प्रकार कैसे आचरण करे।
कि उसका आचरण उस उच्च विधि से संगत बना रहे। ठीक है, ये सबके सोचने की बात नहीं है। और ये जो विशिष्ट स्थिति में, ठीक है, उच्च विधि से संगत आचरण करने के लिए निर्देश है, इसी को तथ्य की विधि, सकारात्मक विधि, राज्य की विधि ये कहा जा रहा है। कुछ लोग आएंगे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं, सब नहीं जान सकते कि विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में हम उस विधि के जो उच्च विधि इस रूप में हमने अनुभव की है, उसके अनुरूप, उससे संगत आचरण किस प्रकार करें, ये सबके समझ में आने लायक बात नहीं है, आसानी से समझ में नहीं आती कि इस विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति में किस प्रकार आचरण करना, उस उच्च प्राकृतिक व्यवस्था जिसे प्राकृतिक विधि कहा गया है उसके अनुकूल होगा, ये समझ में नहीं आता। इसलिए राजा की, न्यायाधीश की, ठीक है, विधायिका की, राज्य की जरूरत पड़ने लगी है। ठीक है, ताकि वे लोग आए हैं जो हमें विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक है, उस उच्च विधि के अनुरूप आचरण करने के लिए तथ्य के तौर पर, ठीक है, नियम ये उपलब्ध करा सके। इसलिए हमें राज्य की जरूरत है। और फिर ये जो राज्य बना रहा है यही विधि है, ठीक है, जिसे आप सकारात्मक राज्य की, परिवर्तनशील तथ्य की विधि, इन नामों से जानते हो। लेकिन ये असल नहीं है। असल तो वो है, असल तो वो है, ठीक है, जो आपने अनुभव की थी, असल तो वो है, ठीक है, उसके अनुरूप इसे होना चाहिए। अब फिर समस्याएं पैदा होने लगी। अनुरूप न हो तो क्या करें? ठीक है, जो कुछ, ठीक है, असल के अनुरूप होने की अपेक्षा करता है, इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। बस इसके बारे में इतना कहा जा सकता कि ये मनुष्य के मस्तिष्क में ईश्वरीय जो आदेश है व्यवस्था के संबंध में या संसार के संबंध में, उसका प्रतिबिंब है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या नाम दे उसे हम? असल नेचुरल लॉ तो वो है जो रिफ्लेक्ट हुआ आपके दिमाग में कि भाई ये किया जाना चाहिए। ये है नेचुरल लॉ जो रिफ्लेक्ट हो रहा है दिमाग में। इसके मुताबिक आप विधायन करेंगे, फिर विधायन की प्रक्रिया से जो बनकर आएगा वो होगा ना राज्य की विधि। ये कठिनाइयां हैं प्राकृतिक विधि की, जो विचारधारा है उसके अध्ययन की। यह अमूर्त अध्ययन है, यह सोचने की प्रक्रिया है। और सोचना, जानने की जो पद्धति सोचना है, उससे तो आपका परिचय कक्षा 1 से लेकर और संपूर्ण विद्यार्थी जीवन में करवाया ही नहीं जाता है। समस्या यही है, सोचने की प्रक्रिया ये शुरू होनी चाहिए। तो हमने आपसे चर्चा की कि सोचना शुरू कर दे तो दृष्टिकोण आपके अपने हो सकते हैं। और जब आपके अपने दृष्टिकोण होंगे तो बातें बड़ी अच्छी होती हैं। हमने कल भी चर्चा की थी आपसे अच्छा कौन? 2 व्याख्याएं हो सकती हैं। एक वो जिसने अच्छाई का विकास किया है खुद में, और एक वो जिसने खुद को बुरा होने से बचा लिया है। ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं। देखने वाले का दृष्टिकोण
आदमी बुरा तो पैदा नहीं हुआ था, जब पैदा हुआ था तो अच्छा ही था ना। आप सिर्फ खुद को बुराइयों से बचा लीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जो कुछ करना है नकारात्मक है, वो बचाना है खुद को। एक ये देख रहा है, इस विचारक का अपना दृष्टिकोण है अच्छाई की व्याख्या करने का, और जब ये अच्छाई की व्याख्या करेगा तो कहेगा अच्छाई एक स्थिति है, अच्छाई एक सिचुएशन है जिसका संरक्षण होना चाहिए। ये परिस्थिति उपलब्ध है आदमी को, बस इसे संरक्षित किए जाने की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है। एक और है, वो अंगुलीमाल को देख रहा है, उसकी जो दृष्टि पड़ी है वो अंगुलीमाल पर पड़ी है, डकैत पर पड़ी है, चोर पर पड़ी है, और वो ये कहता है कि अच्छाई इसका विकास किया जा सकता है, सद्गुणों का विकास हो सकता है। और जब ये निष्कर्ष देगा तो कहेगा अच्छाई आरोपित है, ये स्थिति नहीं है, न वो गलत है न ये गलत है, दोनों ही ठीक है। इसलिए किसी भी विचारक को न तो महत्वहीन और न महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। हमारे लिए जो समझने लायक है वो ये कि वे पद्धतियां जिनके माध्यम से उन्होंने अध्ययन किया, और ये बात भी कि पद्धतियां स्वयं की होती हैं और उनका विकास आप अपने लिए कर सकते हैं, यह भी शिक्षण की बात है, इसकी भी शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन हमारी समस्या यह है, हम चीजों को बड़े स्थूल रूप से देखना शुरू कर देते, और यह बड़ी आसान टेक्निक है। बोले फलाने महान थे, उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा, इस ढंग से आप महान होने का रास्ता बंद कर देते हो। महानता की एक ही डेफिनेशन हो सकती है, वो महान है जो सामयिक समस्याओं से जूझता है, वो है महान। जब देश परतंत्र था तो देश की समस्या थी स्वतंत्रता, जो उससे जूझ गए वे महान है उस काल के। और अगर महानता यही है कि देश को स्वतंत्र कराना, तो उस स्थिति की कल्पना कम से कम हम तो नहीं करेंगे कि देश को स्वतंत्र कराने की जरूरत दोबारा पड़ेगी। भाई हम तो ये नहीं सोच सकते, हमारे तो ये कंसेप्शन के ही खिलाफ है। और अगर देश को स्वतंत्र कराने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी अब, तो महानता को तो रास्ता ही बंद हो गया, अब तो कोई महान हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं है महानता। महानता इसमें है कि सामयिक समस्याओं से जूझ जाइए, वे सामयिक समस्याओं से जूझे, वे महान हो गए। आज की जो प्रॉब्लम है उससे अगर आप जूझ जाते हैं तो आपका स्तर किसी महात्मा गांधी, किसी जवाहरलाल नेहरू, किसी सावरकर, किसी भगत सिंह, किसी चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनसे किसी तरह कम नहीं है। और ये कहते ही लोग बड़ा आक्रामक हो जाएंगे क्योंकि बेवकूफ है लोग। ठीक है, इसमें उनकी महानता को कम करने का प्रयास नहीं है, वे महान है नो डाउट, लेकिन इसमें समाज को यह बताने का प्रयास है कि महानता का रास्ता कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं बंद होता। हमारी दिक्कत यह है, हम लोगों को भगवान बना देते हैं और ऐसा करके हम खुद को सुरक्षित करते हैं। होता क्या है, क्योंकि भगवान बनने में कठिनाई है, ठीक है, त्यागपूर्ण जीवन जीना पड़ता है, तो हम भगवान बना देते हैं।
महान व्यक्ति को, और इस तरह खुद के लिए कष्टपूर्ण जीवन, ठीक है, इसको दूर कर देते हैं, अपने लिए सुखपूर्ण जीवन सुरक्षित कर देते हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि भाई तुम वो क्यों नहीं हुए, तो कहिए वो तो भगवान थे, वो तो महान थे, हम क्या, हम तो इंसान हैं। अरे इंसान तो प्राथमिक श्रेणी है, ठीक है, महामानव, मानव से ही महामानव आएगा। प्रथम तो सभी मानव होंगे, ठीक है। इन चीजों को अध्ययन करते समय जब आप अनुभव करना शुरू कर देते हैं तो वो पद्धति आप में विकसित हो जाती है जो किसी भी विषय की समझ ये आप में पैदा कर देती है। विषय की समझ ये विकसित होनी चाहिए। अगर वो विकसित नहीं हो रही तो बेकार है सब कुछ। और इस दृष्टिकोण से आप जब अध्ययन करना शुरू करते हैं तो नेचुरल लॉ एक सर्वोच्च विधि के रूप में सामने आ जाता है। लेकिन ये नेचुरल लॉ जो सर्वोच्च विधि के रूप में सामने आया है, ये दिन प्रतिदिन की यह समाज में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्योंकि दिन प्रतिदिन की समस्या कि भाई ठीक है, ऐसे मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए कि व्यवस्था बनी रहे। अब ए ने बी का कत्ल कर दिया। विशिष्ट सामाजिक जो स्थिति है वो ये है कि ए ने बी का कत्ल कर दिया। अब इस विशिष्ट सामाजिक स्थिति में नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग क्या नियम होना चाहिए, ये अगर सब पर छोड़ दिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी बुद्धि मिली हुई है कि वो अपने कार्य का औचित्य उससे पूछो तो जरूर बता देगा। चोर से पूछो चोरी क्यों की, बता देगा चोरी क्यों की। अब वो जो कुछ बताएगा वो होली गलत हो ऐसा भी नहीं होगा। हत्या पूछो हत्या क्यों की, बता देगा। जस्टिफिकेशन सबके पास, ठीक है, अपने कृत्यों के। लेकिन वे जस्टिफिकेशन माने जाने चाहिए या नहीं माने जाने चाहिए, समाज में व्यवस्था के दृष्टिकोण से, ठीक है, ये एक चिंतन की बात है। प्लेटो यही कहता है। प्लेटो विधि के संबंध में बहुत ज्यादा विचार व्यक्त नहीं करता, लेकिन कहता क्या है? कहता है मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए, और अगर जान भी ले तो उसका अपना स्वार्थ उसे वैसा करने नहीं देता। इसलिए कानून की भूमिका है। कानून उस अर्थ में जो राज्य की विधि के तौर पर समझा गया है, इसलिए कानून की भूमिका है। अब उसके तर्क वाक्य को इलैबोरेट करें। वो कहता है कि मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रथमतः विधि की भूमिका कैसी होनी चाहिए? उपदेशात्मक, उपदेशात्मक भी नहीं बल्कि स्पष्टीकरण करने वाली है, एक्सप्लेनेशन देने वाली है कि भाई आपको यह करना चाहिए। क्योंकि वो अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए प्रथमतः। लेकिन अगर आप अड़े ही हैं ये बताने के बावजूद कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों? इसलिए क्योंकि आपका स्वार्थ आपको वैसा करने की अनुमति नहीं देता, तो द्वितीय था दंड मिलना चाहिए। अब देखिए, पद्धति आपने अध्ययन की सीख ली तो न प्लेटो कठिन है, न अरस्तु कठिन है, कोई कठिन नहीं। अध्ययन की पद्धति को सीखना चाहिए। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, किताब तो समझ ही नहीं आएगी, पढ़ते रहो और अंततः रट लेंगे आप।
और हमने आपसे अनेकों बार कहा है कि एग्जाम पास करना तो मेरे पास मत आइए, ठीक है, एग्जाम भी पास करना है और ज्ञान भी प्राप्त करना है तो आइए। एग्जाम पास करना तो बताइए, वो तो आप वैसे ही पास हो जाएंगे, क्योंकि हम पास हो गए। जब हमने एलएलबी की थी हमें कुछ नहीं आता था, विषयों के नाम नहीं मालूम थे और हम पास हुए। इसका मतलब ये है कि एलएलबी की काफी गलत चेक होती है, नहीं तो हम पास ही नहीं होने चाहिए था। हम तो अपने ऊपर कह रहे हैं, हम आपके ऊपर कहते ही नहीं, क्योंकि आप झूठ बोलोगे, हम झूठ नहीं बोल रहे। स्थिति आपके साथ भी यही है कि गलत आपकी भी काफी चेक हुई है। तो अगर सही चेक हुई होती तो पास नहीं होते, ये तय है, ठीक है। तो अगर सिर्फ पास होना तो बताइए, मेरे पास कोई जरूरत नहीं। सीखिए, उस पद्धति को सीखिए, न फिर अरस्तु कठिन, कोई कठिन नहीं। हम लोग ये बताना इसलिए जरूरी हो रहा था क्योंकि नेचुरल लॉ में बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक बार जितना हमें बताना था इस विषय पर वो बात हमने रख दी। अब बात उसकी करेंगे कि अरस्तु अपने अध्ययन को किस प्रकार विकसित करता है, उस कानून के बारे में जिस कानून को तथ्य के तौर पर समाज में जाना जाएगा और जिसे आप आईपीसी आदि नाम देते हो, ठीक है। ये कानून आएगा कैसे, इसके विषय में प्लेटो ने मत उसने भी रखा है। उसने कहा दार्शनिक राजा होना चाहिए, ठीक है। यानी दार्शनिक राजा ये ईश्वर से संदेश ग्रहण करने में सक्षम होगा और ईश्वर से संदेश ग्रहण करके वो ये बता पाएगा कि व्हाट कैपेसिटी यू हैव एंड व्हाट यू शुड डू, ये बता पाएगा, ताकि वो परिस्थिति आ जाए जिसे न्याय कहता है। कौन? प्लेटो। और वो किस परिस्थिति को न्याय कहता है? वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ क्षमता देकर ईश्वर ने भेजा है और वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम करे, और प्रत्येक व्यक्ति ये जाने कि प्रत्येक को क्षमता देकर भेजा गया है, इसलिए उसके पास जो क्षमता है वो न बेहतर है और दूसरे के पास क्षमता जो है नहीं वो बदतर है या कमतर है, बल्कि सबको क्षमता दी और स्वयं परमपिता ने दी है और स्वयं सब उसी की संतान है। इसलिए सबको अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है बिना किसी सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के। प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। और ये अंतर्दृष्टि जिस दिन डेवलप हो जाती है उस दिन खुद को महान दिखाने के लिए मां की और पिता की, अन्नदाता और किसानों को और जवान की सुरक्षा, ये सब बंद हो जाता है। फिर एक अंतर्दृष्टि आप में विकसित हो जाती है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। दोनों महत्वपूर्ण है। न सेना के लोग देश की सेवा ज्यादा कर रहे हैं और न ही एक सफाई कर्मचारी कम कर रहा है, दोनों अपना काम कर रहे हैं। ये प्लेटो की अंतर्दृष्टि है और ये जिस दिन विकसित हो जाती है उस दिन खुद को ये महान दिखाने के लिए जो नाटकबाजी है जो आप अक्सर फेसबुक जैसे अभिव्यक्ति के माध्यमों पर करते हो, ये बंद हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि अरे ये तो क्या है, वो अपना काम कर रहा है, ना वो बेहतर है ना वो कमतर है, दोनों ही बातें नहीं, दोनों नहीं है, ठीक है, दोनों ही नहीं है। न सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों नहीं। बस हम हैं, इतनी बात होनी चाहिए। हमारे होने से ही समाज का भला होगा, ये कोई बात थोड़ी है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हम हैं, बस बात खत्म, ठीक है। हम होने के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए, अपना काम करने के लिए कर रहे हैं, बात खत्म है। ना आप बेहतर ना हम कमतर,
ना हम बेहतर ना आप कमतर, कोई नहीं। और सबके अंदर एक भ्रातृभाव है, क्योंकि सब ईश्वर की संतान है। ये प्लेटो का दर्शन है। अरस्तु इसी बात को देखता है। वो कहता है दार्शनिक राजा जरूरी। अब लास्ट डेज में वो भी ये मान लेता है कि भाई दार्शनिक राजा मिलेगा नहीं, इसलिए वो विधि राज्य इसको सेकंड बेस्ट ऑप्शन के रूप में स्वीकार कर लेता है। ठीक है, क्योंकि राजा दार्शनिक होगा ऐसी कल्पना अगर हमने कर ली तो नासी हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। बोले टीचर हैं, अरे भाई टीचर ये गुणात्मक तौर पर होने चाहिए ना। टीचर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो अगर इनमें है तो ये टीचर है, अगर वो नहीं है तो ये टीचर के प्रारूप में आदमी है। ये है सही बात। ये नहीं है टीचर। और जैसे ही हम ये बोलते हैं वैसे लोग नाराज हो जाते, तो हो जाए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब दो गालियां, जितनी मनाए उतनी दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि खूब कहो कि हम बदतमीजी सिखाते हैं, यस, हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं अगर ये बदतमीजी है तो हम बदतमीजी सिखाते हैं। ठीक है, और हम भगवान से मनाते हैं कि सारा समाज बदतमीज हो जाए। ठीक है, अगर ये बदतमीजी है तो हम ईश्वर से मनाते हैं कि ईश्वर वो दिन जल्दी आए कि सब बदतमीज हो जाए, कोई तमीजदार रहे ही ना। ये तमीजदार हैं जो आपके द्वारा परिभाषित तमीजदार है, इन्होंने दुनिया खराब कर दी है। कोई अंतर्दृष्टि नहीं। आप अंतर्दृष्टि का विकास करिए ना। तो अगर प्लेटो भी ये जानता था कि दार्शनिक राजा मिलेगा नहीं, और राजा को दार्शनिक मान लेना ये खराब होगा, ये गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो प्लेटो ने सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये माना कि विधि राज्य। विधि वो जिसे राज्य की सकारात्मक परिवर्तनशील आदि आदि विधि कहा गया है, प्राकृतिक विधि उसके अनुरूप ये होगी और इसके मुताबिक शासन चलेगा तो ठीक हो जाएगा। अरस्तु ने, प्लेटो अरस्तु के बीच फर्क यही है। प्लेटो ऊपर से निर्देश को जरूरी मानता है, सबसे अच्छा वो क्या मानता है, ऊपर से निर्देश, यानी दार्शनिक राजा का निर्देश, ये वो सबसे अच्छा मानता है। अरस्तु मनुष्यों की और मनुष्यों की संस्थाओं की अपूर्णता को जानता है। वो जानता है कि न तो मनुष्यों द्वारा निर्मित संस्था पूर्ण हो सकती है और न ही स्वयं मनुष्य पूर्ण हो सकता है। ये अरस्तु पहले दिन से जानता है, क्योंकि अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य है। और गुरु जिन कारणों से असफल हो गया, शिष्य को वो खूब मालूम रहती है। और इसीलिए कहावत है कि गुरु गुड़ ही रहेंगे, चेला शक्कर ही होगा। हो गया नहीं, होगा ही, क्योंकि वो उनकी समस्याओं को देखता रहेगा और वो शुरुआत से उन समस्याओं का समाधान भी करके चलेगा। इसलिए वो गुड़ ही रहेगा, वो शक्कर हो ही नहीं सकता, चेला ही शक्कर होगा। तो अरस्तु पहले दिन से उस समस्या से अवगत है कि दार्शनिक राजा मिलेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य राजा कौन होगा, मनुष्य, और मनुष्य अपूर्ण है। वो व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त नहीं हो सकता। राग और द्वेष ये मानवीय गुण कह लो, अवगुण कह लो, चाहे जो कुछ कह लो, क्योंकि एक परिस्थिति में जो गुण है वही दूसरी परिस्थिति में अवगुण है। राग न्यायाधीश के तौर पर खराब है, लेकिन पिता के तौर पर ठीक है। अगर बच्चे से लगाव नहीं होगा तो आप भी बच्चे को उठा के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि वो आपके सुख में बाधक है ना, तो रोएगा रात में जब आप सो रहे होंगे। ठीक है ना, तो न तो वो खराब है न वो अच्छा है, उस गुण का प्रयोग किस परिस्थिति में हो रहा है ये देखा जाएगा। और भाषा
परिस्थिति के मुताबिक, ठीक है, शब्द के अर्थ को बदलती है। जैसे आत्मबली जो ढीठ है, ठीक है, वो भी आत्मबली के समान ही, ठीक, आत्मबली किसे कहते हैं? जो परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने उद्देश्य और लक्ष्य इसी को समर्पित होकर काम करे, उसी को तो आत्मबली कहते हैं। ढीठ, इसमें भी तो यही होता है। किसे कहते हो ढीठ? कि बहुत ढीठ आदमी हो यार तुम, कि बार बार तुम्हें मना करते हो, तुम करते वही हो। तो वो अपने उद्देश्य के प्रति लगातार समर्पित है ना। आपके मना करने के, आपके निषेधों के बावजूद वो अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित है। तो इसे आत्मबली हम क्यों ना कह दें? ये आत्मबली है? नो, इसका मतलब ढीठ नकारात्मक पक्ष है आत्मबल का। अब ये सामाजिक प्रभाव है आपके कृत्यों के, जो ये निर्धारित करेंगे कि आप ढीठ हो या आत्मबली हो। ठीक है, ढीठ और आत्मबली ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। भाषा ने सुविधा के लिए अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। तो प्लेटो और अरस्तु, इनमें मूल भेद, ठीक है, यही है कि जिसे प्लेटो सेकंड बेस्ट ऑप्शन मानता है, उसे ये फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन मानता। क्यों? क्योंकि इसने जीवन के अंतिम दिनों में महसूस किया कि व्यक्ति अपूर्ण है और उसका जो अंतिम है वो इसकी शुरुआत है, क्योंकि ये उसका शिष्य है। ये पहले ही जानता है कि व्यक्ति अपूर्ण है, इसलिए वो विधिराज्य को सेकंड बेस्ट ऑप्शन मानता है, ये विधिराज्य को फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन मानता है। लेकिन वो प्लेटो को नकारता नहीं है, वो कहता है प्लेटो की बात ठीक। दार्शनिक राजा ये लोगों के लिए विधि का निर्माण कर सकता है, तो इसे विधायक होना चाहिए। राजा क्यों होना चाहिए? कार्यपालक क्यों होना चाहिए? न्यायाधीश क्यों होना चाहिए? यहां वो डिफर हो जाता है। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है, और उसका जो राजा ही कार्यपालक प्राधिकारी है, राजा ही विधायिका है, राजा ही न्यायाधीश है। यहां अरस्तु डिफरेंट हो जाता है। अरस्तु कहता कि इस दार्शनिक राजा की भूमिका तो है, लेकिन ये भूमिका उस विधायक की है, उसे विधायन करना चाहिए, और विधायन के माध्यम से जो वो करेगा वो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, वो इसे कार्यपालक राजा या न्यायाधीश के तौर पर ठीक नहीं मानता है। उसके लिए वो कहता है कि न्यायाधीशों को भी लिखित विधि के नियमों का पालन करना चाहिए जो दार्शनिक राजा ने बनाई है। यानी सूत्रपात करता दिखाई देता है प्लेटो, सूत्रपात। और बात की शुरुआत कहीं से होती है, तभी बात, ठीक है, उरूज तक पहुंचती है। ठीक है ना, बात ऊंचाई तक तभी जाती है, शुरुआत तो होती ही है कहीं। तो शुरुआत करता प्लेटो, वो अरस्तु दिखाई देता है। कार्यपालन, न्यायाधीश और विधायिका, इसका अलग अलग। लास्ट में तो प्लेटो ने भी यही माना कि व्यवहारिक तौर पर विधिराज्य ही सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। यह कहता फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है, दार्शनिक राजा विधि बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो दार्शनिक है। इसलिए जब वो विधान करेगा तो उच्च विधि से संगत यही बनाएगा। उच्च विधि यानी प्राकृतिक विधि, उससे संगत बनाएगा ही बनाएगा। और जब वो बनाएगा तब उस विधि के मुताबिक कार्यपालन कोई करे। ठीक है, विधि यानी दिशा, यानी मार्ग, यानी नियम, वो तो उपलब्ध है ना। अब किसी को बैठा लो, हो जाएगा। तो अरस्तु की अपनी दृष्टि है देखने की चीजों की। अब वो दृष्टि उस पर क्यों विकसित हुई? क्योंकि वो मानव समाज की अपूर्णताओं और मानवीय संस्थाओं की अपूर्णताओं के विषय पर स्पष्ट है, उसे दिखाई देती है ये चीज। एक चीज और अरस्तु ने अनुभव की, ठीक है, और वो किसी को भी अनुभव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि जुकाम भी हो रखा था और कैंसर भी था, तो पहली दृष्टि तो कैंसर पर जाती है, जुकाम पे थोड़ी जाएगी। जब हम लोग ट्रॉट में मेडिकल नेग्लिजेंस पढ़ रहे थे तो देखा था हम लोगों ने, चिकित्सक को नेग्लिजेंस का दोषी नहीं माना, भले ही आदमी मर गया,
क्योंकि कैंसर का ऑपरेशन डॉक्टर ने किया, जबकि मरीज इलाज कराने किसी अन्य बीमारी का गया था। कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक किया डॉक्टर ने, डॉक्टर आपके भले के लिए काम करता है। उसने देखा दो बीमारियां हैं आपको, एक से पीड़ा आपको होती है लेकिन वो जीवन के लिए घातक नहीं है, दूसरी जीवन के लिए घातक है। तो एज ए डॉक्टर वो जीवन के लिए घातक बीमारी का इलाज पहले करेगा, भले ही आप उस बीमारी का इलाज कराने नहीं गए। और फिर भी अगर उसने किया तो कोई गलती उसने नहीं की है। और इलाज, इसमें मृत्यु, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है, इसका क्या करें? अगर मृत्यु घटित भी हुई है तब भी इवन देन ही हैज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, कुछ नहीं गलत किया है उसने। ये बात कही है, हम लोगों ने देखा था मेडिकल नेग्लिजेंस जब हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये बात ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अरस्तु चीजों को देखता है तो उसे एक और बात दिखाई देती है। वो बात उसे क्यों दिखाई देती है? ठीक है, क्योंकि वो प्लेटो के अगली पीढ़ी का है। हो सकता है प्लेटो को भी दिखाई दी हो, लेकिन प्लेटो के सामने और बड़ी समस्याएं थी। वही जैसे डॉक्टर के सामने कैंसर की समस्या भी है और जुकाम की समस्या भी है, तो पहले कैंसर से जूझेगा, जुकाम उसके ध्यान में ही नहीं आएगा। ऐसे हो सकता प्लेटो उसके ध्यान में भी ये समस्या आती, लेकिन वो तो इसी पर, क्योंकि उसके गुरु जो सुकरात हैं वो विधि के अनुपालन के बंधन पर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। वो तो विधि क्या है इस पर बता ही नहीं रहे कुछ, तो वो तो अपने गुरु से आगे बढ़ेगा। सुकरात ने तो विधि के अनुपालन के बंधन के विषय पर बात की है, स्वयं विधि क्या है, न्याय क्या है, इस पर तो बात ही नहीं की। तो बात क्रमानुसार आगे बढ़ेगी ना। प्लेटो है, आप प्लेटो के बाद अरस्तु है। अब अरस्तु ये देख रहा है कि जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं जिनके लिए प्राकृतिक विधि के अनुरूप हमें विधि चाहिए, वे यूनिक किस्म की है। उन्हें सामान्य नियमों के आधार पर सॉल्व नहीं किया जा सकता। यह यूं कहें, सभी परिस्थितियां सामान्य नहीं है कि एक सामान्य नियम के मुताबिक सब कुछ सॉल्व हो जाए। एक अनजान व्यक्ति के द्वारा एक अनजान व्यक्ति से बलात्कार, यह घटना भी हो रही है, और कालांतर में वे दो अनजान समाज के द्वारा लानत मलानत किए जाने की दशा में परस्पर विवाह कर रहे हैं। जब निर्णयन का समय आ रहा है तब वे पति पत्नी हैं, और जब घटना हुई थी तो वे अनजान थे। अब अगर विधि यानी राज्य की, यानी सकारात्मक, जो प्राकृतिक विधि के अनुरूप बनाई गई है और जिसे हम लागू करना चाहते हैं समाज की शांति के मद्देनजर, ठीक है, वो ये है कि जो बलात्कार करे उसे दंड मिलना चाहिए। तो अब तो दंड दे दे, तो इनके साथ और एक पहले दंडित हुए जब घटना हुई, उसके बाद लानत मलानत और विवाह तक का जो समय है, इसके बीच लानत मलानत में फजीयत ये भी तो हुई है। तो एक तो दंड ये पाया, और अब हम उठाकर दंड दे दें। अब मालूम पड़ा इश्यूज बच्चे भी हो गए हैं, तब तक वो भीख मांगे, तो क्या हमने न्याय किया? ठीक है, न्याय प्रशासन जब हम करेंगे तो यूनिक मामले आ सकते हैं। इस दृष्टि से अरस्तु ने विचार किया है, ये दिखाई दिया है अरस्तु को। और हम लोग मूर्ख हैं, क्योंकि हम अच्छे और बुरे इसके अलावा सोच ही नहीं सकते। इसके कारण हम प्लेटो को मूर्ख मान लेंगे, अरस्तु को विद्वान, जबकि ऐसा नहीं है। प्लेटो अलग सामाजिक स्थिति में जन्मा है, उसके सामने अलग समस्याएं हैं। अरस्तु अलग सामाजिक स्थिति में जन्मा है, उसके सामने अलग समस्या। दोनों ही महान है, दोनों ही महान है, क्योंकि दोनों अपने समय की सामयिक समस्याओं से जूझे। महानता क्या है, महानता का मार्ग क्या है? महानता का मार्ग यह है सामयिक समस्याओं से जूझ जाना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड।
अगर हम ये मानेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले महान थे, तो महानता का मार्ग ही बंद हो गया। अगर हम ये मान लेंगे विचारक महान थे, वैज्ञानिक खोज करने वाले महान थे, तो न्यूटन, रदरफोर्ड आदि आदि के साथ तो बातें खत्म हो गई। अब एपीजे अबुल कलाम के महान होने का रास्ता बचा ही नहीं। महानता का रास्ता कभी बंद नहीं हुआ है, ये लगातार जारी है। जैसे कहते हैं ना, एक नंबर की कुर्सी ये तो हमेशा खाली है, आइए और काबिज हो जाइए। किसने मना किया है? आप क्षमता तो विकसित करिए। गुणवत्ता युक्त शिक्षा ये आप लेते नहीं, और दोष शिक्षा व्यवस्था को। आप वकील ढूंढने जाते हैं, ढूंढते क्यों हैं? अगर वकील ही है तो कर लीजिए। ढूंढते हैं इसका मतलब वकील नहीं है, ये आप मानते हो कि ये जो घूम रहे हैं ये प्रारूप से वकील हैं, तत्व से वकील नहीं है, तभी तो ढूंढ रहे। तो गुणवत्ता तो खुद में नहीं है। और एक गुणवत्ता खुद में नहीं, दूसरे तुम कायर भी हो, नीच भी हो, क्योंकि ये स्वीकार करने का साहस भी नहीं है कि हम में गुणवत्ता नहीं है। ये भी बड़े साहस की बात है कि स्वीकार कर लिया जाए कि हम में गुणवत्ता नहीं है। और इसीलिए सुधार नहीं होता, क्योंकि सुधार इसके लिए स्वीकार पहली आवश्यकता है, वो स्वीकारते नहीं। अगर स्वीकारोगे तो आज से सुधार शुरू हो जाएगा, वो मानते नहीं, तो फिर हो क्या? लेकिन ना अरस्तु महान है और ना प्लेटो, ठीक है, मूर्ख है। दोनों एक बराबर के आदमी हैं, दोनों महान हैं, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, दोनों अपने अपने ढंग से सोचते हैं चीजों को। अरस्तु देख रहा है कि विधि का जो अनुपालन किया जाए अनोखे मामले आ जाएंगे। इसे अरस्तु पहला आदमी है जो साम्य इसका प्रयोग करना चाहता है न्याय प्रशासन में। और ये हम लोग आज की डेट पर साम्य के जब सूत्र पढ़ते हैं तो बात आती है कि विधि जब अपनी सामान्यता के कारण अन्याय पैदा करती है, अपनी जनरलिटी की वजह से कि जो बलात्कार करेगा उसे सजा मिलेगी, सामान्यता है ना विधि की, ठीक है। और विधि जब अपनी सामान्यता के कारण अनोखे मामलों में न्याय करने में असफल हो जाती है, तब साम्य ये सहायता करती है। साम्य है क्या? इसको अरस्तु व्याख्यायित करता है। वो कहता है कि साम्य का अर्थ कि न्यायाधीश उस भूमिका में बैठकर सोचता है कि अगर विधायक गणों ने इस परिस्थिति, इस विशेष सामाजिक स्थिति के लिए विधायन किया होता तो क्या किया होता, जो किया होता उसे हम लागू करेंगे। और ये ताकत आज की डेट पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 142, सीआरपीसी धारा 482, सीपीसी धारा 151 आप देखते हैं कि अगर विधायन किया होता तो क्या किया होता, यह है। तो अरस्तु अलग ढंग का विचार कर रहा है, वो प्लेटो से भिन्न होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्लेटो बेकार हो गया, वो भी उतना ही महान है। अरस्तु उदाहरण देता है। अरस्तु कहता है कि दो, ठीक है, भेड़ों की बलि नहीं दी जा सकती, ठीक है, एक, ठीक है, बकरे की बलि या पुरुष भेड़ की बलि दी जा सकती है। अब वो पशुपालक समाज उस समय है ना, जो पशुपालक समाज है तो पशु संपत्ति है, ठीक है। भेड़ें दूध ये भी दे रही है, ऊन ये भी दे रही है, और मांस ये भी दे रही है, ठीक है। तो वो ज्यादा उपयोगी, यानी इस उदाहरण से अरस्तु क्या कहना चाहता है कि जो ज्यादा उपयोगी उसे संरक्षित किया जाना चाहिए। अगर सब कुछ नष्ट होने को आए तो जो ज्यादा उपयोगी उसे
संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो तो कुछ बचा लेना ये श्रेयस्कर है। वो और उदाहरण देता है कि एक कैदी को छोड़ना उन्माद हो सकता है, ठीक है, और ऐसे ही किसी को बंदी बनाया जाए तो उसे छुड़ाना पुण्य का काम हो सकता है। ठीक है ना, वो उदाहरण दे रहा है कि विधि सामान्य नहीं हो सकती। ठीक है, सामान्य नहीं हो सकती कहने का अर्थ यह विधि सामान्य भी होनी चाहिए, और अनोखे मामलों में न्यायाधीशों को अनोखे मामलों का न्याय निर्णय करने के लिए पर्याप्त विवेक का अधिकार यह भी देना चाहिए। और प्लेटो कहता है ना लिखित विधि होनी नहीं चाहिए। शुरुआती दौर में वो ये कह रहा था, वो कहता था ना न्यायाधीशों को संहिताबद्ध विधि के नियमों से थोड़ी बांधा जाना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति से अलग होगी। तो न्यायाधीशों के पास विवेकाधिकार होना चाहिए कि वे उस उच्च प्राकृतिक विधि से संगत समाधान उस विशिष्ट सामाजिक स्थिति में दे पाए, ये होना चाहिए। यहां पर अरस्तु डिफरेंट हो जाता है। अरस्तु कहता है ना दो प्रकार की स्थितियां हैं, एक वे जो सामान्य विधि से शासित की जानी चाहिए, और एक वे जो प्राकृतिक विधि से शासित की जानी चाहिए। इसीलिए वो दो प्रकार के न्यायों को पहचानता है। एक को कहता है कन्वेंशनल जस्टिस, अभिसमयात्मक न्याय, और एक को कहता है नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय। सामान्य विधि इसके मुताबिक जो कुछ किया जाएगा, ये प्राकृतिक विधि, ठीक है, यहां प्राकृतिक विधि से अभिप्रेत राज्य की विधि है, यहां प्राकृतिक विधि से वो अभिप्रेत नहीं है। ठीक है, इस संदर्भ में हमने कहा ना कि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, किस संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है उससे अर्थ लिया जाता है। यह संदर्भ जो है यहां पर वो जो नेचुरल जस्टिस कह रहा है, ये नेचुरल जस्टिस काहे से आएगा? वो विधि जो सामान्य है, जो राज्य की विधि है उसके मुताबिक। और दूसरा अभिसमयात्मक न्याय है, जो कन्वेंशनल जस्टिस है, जो विशेष अनोखे मामलों में ठीक है घटित किया जाएगा। वो जो कहता है ये जो नेचुरल जस्टिस है, जो राज्य की विधि के माध्यम से आएगा, जो प्रकृति में सामान्य है, ये निर्लिप्त भाव से निश्चित किया जा सकता है। हम खुद लिप्त नहीं होंगे। अरे जिसने कत्ल किया वो सजा पाएगा, हम में निर्लिप्त भाव है। ठीक है, और अभिसमयात्मक जो न्याय है, जो कन्वेंशनल जस्टिस है, ये निर्लिप्त नहीं होता, क्योंकि परिस्थिति ये है भाई, इसलिए इसको गलत नहीं कह सकते। हम इनके पक्ष में आ गए, निर्लिप्त कहां रहे। ठीक है, अभिसमयात्मक न्याय इस प्रकार निश्चित किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक बार निश्चित हो जाने के बाद वो निर्लिप्त हो जाता है। जैसे अब एक बार अभिसमयात्मक न्याय हमने घटित कर दिया कि भाई अगर शादी हो जाए तो फिर भाई सजा नहीं करनी चाहिए। अब ये निर्लिप्त कहां रहा? अब दोबारा जब ये स्थिति आएगी, ठीक है, तो इस विधि के मुताबिक हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन मूल उद्देश्य हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर शादी की ही इसीलिए गई कि दंड से बचा जाए तो फिर नहीं, फिर तो सामान्य विधि। ठीक है ना, इसलिए बुद्धि इसकी जरूरत हमेशा है, इसकी जरूरत हमेशा है। इसीलिए कहा है कि 142, 482 और 151 में कोर्ट जो डिसाइड करता है उसमें क्या होता है? परसुएसिव फोर्स, उसमें परामर्श का बल ये तो होता है, लेकिन बाइंडिंग फोर्स नहीं होता। ठीक है, विधि को, ठीक है, युक्त की आज्ञा, ये प्लेटो ने माना था। और अरस्तु कहता विधि सभी भावावेगों से मुक्त विवेक है। ठीक है ना, प्लेटो ने कहा था विधि युगों से सभ्यता का संचित कोश है। तो सभ्यता का संचित कोश ये है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए प्लेटो ने विधि के स्पष्टीकरण के महत्व को स्वीकार किया था। ठीक है, और अरस्तु कहता विधि सभी भावावेगों से मुक्त विवेक है, यानी रीजन है।
और रीजन आपको क्या करता है, बुरा करने से रोकता है। ठीक है, और विवेक आपको रीजन, विवेक को अंग्रेजी में रीजन कहते हैं। रीजन आपको बुरा करने से रोकता है, और रीजन दिया किसने? प्रकृति ने, ईश्वर ने। इसलिए अरस्तु कहता है विधि प्राकृतिक क्षमता है व्यक्ति में अच्छाई के लिए, व्यक्ति में अच्छाई के लिए प्राकृतिक क्षमता है, क्योंकि विवेक को विधि मानना है। कह रहा ना, भावावेगों से मुक्त विवेक है। सभी भावावेगों, और सभी भावावेग कौन से होते हैं? गुस्से का आवेग है, प्रेम का आवेग है, द्वेष का आवेग है, ये सब आवेग है। और प्रेम, द्वेष, ये सब भाव है। तो भावावेग, इन सभी भावावेगों से मुक्त होकर जब व्यक्ति सोचता है अच्छे के बारे में, तो उसे पता लग जाता है अच्छा क्या है। और वही असली विधि वही है जो सभी भावावेगों से मुक्त विवेक आ रहा है एक सामाजिक समस्या के संदर्भ में। ठीक है, और वो भावावेगों से मुक्त विवेक आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए अरस्तु कहता है विधि ये क्या है? ये अच्छाई के लिए प्राकृतिक क्षमता है मनुष्य की। ठीक है, ये प्राकृतिक क्षमता है अच्छाई के लिए। इसलिए इसकी भूमिका कैसी होगी, ये आपको बता रही है कि क्या किया जाना चाहिए, यानी इसकी भूमिका उपदेशात्मक हो गई है। प्लेटो कहता है विधि के स्पष्टीकरण का महत्व है, दूसरों के द्वारा, इन दार्शनिक राजा के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए कानून ये है, और तुम्हें इसका पालन करना चाहिए क्योंकि तुम नहीं जानते। अरस्तु कहता ना कि सभी भावावेगों से मुक्त विवेक है, इसलिए इसकी भूमिका कैसी है, ये मनुष्य को अच्छाई के लिए, ठीक है, उपदेश करती है कि तुम ये करो। इसकी भूमिका उपदेशात्मक है, अच्छाई घटित करने के लिए मनुष्य को उपदेश देती है। और इसे ध्यान में रखकर हम ये जान सकते हैं भावावेगों से मुक्त विवेक की कत्ल की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। अगर कोई इन स्थितियों में कत्ल करे तो क्या करना चाहिए, तो नियम हम बना सकते हैं कि यह किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस भावावेग से मुक्त विवेक को जो अंतर्दृष्टि के तौर पर आप में विकसित हो रहा है, ठीक है ना, और जो शुद्ध विधि कहा जाना चाहिए, ठीक है, ये जिसको नेचुरल लॉ कहा जाना चाहिए, ठीक है ना, इसे अरस्तु ने संविधान कहा है। अरस्तु का यही संविधान है। ठीक है, और इसकी शिक्षा आपको दी जानी चाहिए कि शिक्षा दी जानी चाहिए कि अर्थात आपको समस्त भावावेगों से मुक्त विवेक ये जो निर्देशित करे वो आपको करना चाहिए। और क्योंकि आप अपूर्ण हैं, इसलिए जो पूर्ण है, यानी दार्शनिक राजा को उसने विधायक माना है ना, वो सभी भावावेगों से मुक्त विवेक के माध्यम से सभी सामाजिक परिस्थितियों के लिए तय कर देगा कि ये किया जाना चाहिए, और वो राज्य की विधि बन जाएगी। और तुम चूंकि अपूर्ण हो, तुम उसका पालन करो। लेकिन तुम्हें यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि भावावेगों से मुक्त विवेक जो निर्देश दे रहा है वो हमारे द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी से सामाजिक शांति आएगी। इसलिए अरस्तु यह कहता प्रतीत होता है कि संविधान की शिक्षा व्यक्ति को दी जानी चाहिए। और विधि क्या है? यह अच्छाई के लिए प्राकृतिक क्षमता, और इसीलिए वो कहता है कि अच्छाई के लिए चूंकि प्राकृतिक क्षमता है, फिर यह निर्देश देती कि ये पालन करना चाहिए। इसलिए विधि अनुपालन का विषय, वो आदत का विषय बन जाती है, क्योंकि अच्छा करने की आदत आपको हो जाती है। ठीक है ना, विधि अच्छाई के लिए प्राकृतिक क्षमता है। ठीक है, समस्त भावावेगों से मुक्त विवेक ये निर्देश दे रहा है, और इसलिए आप उसका पालन कर रहे हैं। अच्छा करना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, बुरा करना सबको बुरा लगता है। ठीक है ना, तो मनुष्य इसीलिए विधि का पालन करता है, उसे स्वाभाविक प्रेरणा प्राप्त होती है कि वो विधि का पालन करे, क्योंकि उसमें नैतिकता, मतलब अच्छे के प्रति एक आकर्षण है। इसलिए आदत का विषय बन जाती है। फिर विधि जो कुछ कहती है वो आदत का विषय बन जाती है, और विधि के अनुपालन में आदत की भूमिका को देखना, ठीक है, ये बेंथम की विशेषता है। बेंथम जब हम लोग पढ़ेंगे वो आदतन अनुपालन ये बताएंगे संप्रभु के समादेश का।
संप्रभु का कौन सा समादेश कानून होता है, जब इसकी व्याख्या बेंथम करेंगे तो वो कहेंगे वो जिसका आदतन अनुपालन हो। तो विधि के अनुपालन में आदत की भूमिका पहली बार अरस्तु ने देखी है। उसके कारण अलग हैं, बेंथम के कारण अलग हैं। अरस्तु का कारण यह है कि आदतन अनुपालन इसलिए क्योंकि व्यक्ति अच्छा करना चाहता है, और बेंथम कहता है कि आदतन अनुपालन इसलिए क्योंकि व्यक्ति दंड से डरता है, वहां भय है, यहां आकर्षण है, परिणाम एक है। ठीक है ना, परिणाम के दृष्टि से मत सोचिए, कारण के दृष्टिकोण से सोचिए। तो अरस्तु अनुपालन के पीछे ये देखता है, अनुपालन का बंधन व्यक्ति पर है या नहीं, इस विषय पर वो सुकरात जैसा सोचता है। वो कहता है चूंकि अच्छाई के लिए प्राकृतिक क्षमता है, तो विधि अगर बुरा करने का निर्देश दे रही है तो वो नैतिकता के विपरीत है, और फिर उसका अनुपालन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहने से बचा है अरस्तु, कहा नहीं उसने एक बार भी। ठीक है, बॉर्डर हीमर उन्होंने लिखा है कि अरस्तु ये कहने से बचे कि बुरी विधियों का अनुपालन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने संपूर्ण अध्ययन में अरस्तु ये कहते दिखे हैं, क्योंकि बॉर्डर हीमर हम लोगों जैसे नहीं है, वो कानून को ठीक से पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरस्तु अपने संपूर्ण दर्शन में ये कहते दिखे हैं कि मानव बुरी विधियों के अनुपालन की शिक्षा ये भी लोगों को दी जानी चाहिए। ठीक है ना, तो अनुपालन का बंधन बुरी विधियों के संबंध में नहीं है, ये अरस्तु ने नहीं कहा। और सुकरात जैसे ही विचार व्यक्त किए, अर्थात बुरी विधियों का पालन करिए, लेकिन बुरी विधियों के पालन का तरीका अलग होना चाहिए। बुरी विधियां जो करने का निर्देश दे रही हैं वो मत करिए, लेकिन बुरी विधियों द्वारा आदेशित न करने का जो परिणाम है वो भुगत लीजिए। और अगर ऐसे अनुपालन आप करेंगे तो भी बुरी विधियों के अनुपालन से आप बचे रहेंगे, और विधि का पालन ये भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। एक युक्ति से काम अरस्तु ने लिया है। तो अरस्तु और प्लेटो बहुत अलग नहीं है। विधि की भूमिका इसके संबंध में डिफर, वो विधि की भूमिका स्पष्टीकरण की मानता है कि क्या ठीक है ये बताया जाना चाहिए, ये उपदेशात्मक मानता है। उसने अभिसमयात्मक और प्राकृतिक न्याय इसकी बात नहीं की है, इसने की है। और तूने वितरणात्मक और उपचारात्मक या सुधारात्मक इस न्याय की भी बात की है। वितरणात्मक न्याय से उसका तात्पर्य है जो जिसे मिलना चाहिए वो उसे मिले। ये प्लेटो ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग क्षमता लेकर पैदा हुआ है, जो क्षमता वो लेकर पैदा हुआ उसे वो करना चाहिए। यही वितरणात्मक न्याय ये बता रहा है, क्योंकि ये उसका शिष्य है। लेकिन ये अगली बात भी कर रहा है सुधारात्मक या उपचारात्मक न्याय की। सुधारात्मक या उपचारात्मक न्याय से इसका अभिप्राय विधि के प्रशासन से कि अगर कोई वो न करे जो उसे करना चाहिए, तो फिर सुधारात्मक या उपचारात्मक न्याय के माध्यम से समाज में उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि वो हो जो होना चाहिए। और उसके वो दो तरीके बता रहा है, दीवानी और फौजदारी। यानी बहुत गलत किया तो दंड दो, और संविदा या अकृत्य जैसी स्थिति है तो क्षतिपूर्ति दिलाओ। इसके वो दो तरीके ये बता रहा है। प्लेटो ऊपर से निर्देश आवश्यक मान रहा है और निर्देश ग्रहण करने के लिए दार्शनिक राजा इसकी अपेक्षा कर रहा है। ठीक है, अरस्तु कहता है ना दार्शनिक राजा विधायक हो, वो ऊपर से निर्देश लेके विधायन करे, कार्यपालन कतई ना करे, क्योंकि कार्यपालन जो करेगा तो ज्यादा ताकत में दिखाई देगा। यूं तो विधायिका के द्वारा बनाए गए नियम को ही सरकार अनुपालित करती है, लेकिन सरकार ज्यादा ताकत में दिखाई देती है। सरकार ठीक है वो चूंकि करती है, जो करता है मूर्ख भी उसे करता जानता है। ठीक है, तो उसकी परिस्थिति ज्यादा उच्च होती है, उसमें सत्ता का मजा आ सकता है। इसलिए अरस्तु कहता दार्शनिक राजा विधायक हो, कार्यपालक न हो। कार्यपालक